ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स को देखा था, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है। इसे हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड इक्वल मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। कॉलम जो है वो वैरी कर सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, इसका रो वैरी कर सकता है, रो कुछ भी हो सकता है, बस कॉलम एक ही होना है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। किसी भी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स है और इसके पास n रो हैं एंड n कॉलम हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2x2, 3x3 और ये आगे भी 4x4 etc कुछ भी हो सकता है। तो n/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने देखा था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे, इस जगह पे, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आते हैं उनका ith एंड jth पोजीशन बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ A11 आएगा, यहाँ A22 आएगा, इसी तरह लास्ट में यहाँ पे ANN आएगा, क्योंकि ये n/n मैट्रिक्स है इसलिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का जो ith और jth पोजीशन होता है वो आपस में बराबर है। इसे हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते थे। लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ये वाला डायगोनल होगा इसे हम लोग लीडिंग डायगोनल कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ध्यान से सुनना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो के बराबर हो तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कोई भी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होना ही होना है उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इससे तो ये क्लियर है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में कौन आ जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे एक और बात है, क्या लीडिंग डायगोनल का कोई एलिमेंट जीरो हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट लीडिंग डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होगा उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो नेसेसरी है उसका जीरो होना, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर यहीं पे मान लो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ये है लीडिंग डायगोनल और इस लीडिंग डायगोनल का सभी एलिमेंट आपस में बराबर हैं, यानी कि कांस्टेंट है। मान लो कि अगर यहाँ पे 2 होना है तो सारे एलिमेंट्स जो होंगे लीडिंग डायगोनल के वो 2 ही रहेंगे, या 3 होगा तो 3 ही, या -2 तो -2 ही रहना है, जो भी एलिमेंट्स हो। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जो लीडिंग डायगोनल के होंगे वो आपस में समान होंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स था हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स कहला जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में फिर कौन आ जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर का तो पार्ट है ही, क्योंकि स्क्वायर का तो डायगोनल पार्ट है। अब डायगोनल के अंदर में भी एक स्केलर है। इट मीन्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स अगर लीडिंग डायगोनल का आपस में समान हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अब अगर मैंने अभी यहाँ क्या कहा कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का सभी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाएं तो वो स्केलर बन जाएगा।
अब मान लो यहाँ पे तो 2 2 2 भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी 3 भी हो सकता है। अगर ये लीडिंग डायगोनल आपस में बराबर तो हो लेकिन वो 1 के बराबर हो, यानी 1 1 1, यानी यहाँ जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 1 1 आएंगे। ये याद रखना, ये बाकी एलिमेंट्स 0 हैं क्योंकि हम स्क्वायर से डायगोनल में गए, डायगोनल से फिर स्केलर में गए, तो डायगोनल का तो परिभाषा ये बाकी सब 0 है, यहाँ पे 0 0 होने वाला है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये तो 0 सब में, स्केलर में भी इसे 0 ही रहना है और आइडेंटिटी में भी इसे 0 ही रहना है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होगा, जो हमारा लीडिंग डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होगा वो अगर 1 के बराबर हो जाए तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर ये 0 के बराबर हो जाए, यानी इधर तो 0 है ही, ये दोनों साइड तो बाकी एलिमेंट्स तो 0 हैं ही, ये भी 0 हो जाए तो उसे 0 मैट्रिक्स कहेंगे, या इसी को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि डायगोनल के अंदर में स्केलर आ गया और स्केलर के अंदर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है उनका आई एन से। एन जो है यहाँ पे ऑर्डर को बताता है कि वो 2 ऑर्डर का है, यानी कि 2 by 2 का है, 3 by 3 का है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये सभी के सभी, चाहे वो डायगोनल हो, स्केलर हो, आइडेंटिटी हो या फिर 0 मैट्रिक्स हो, सभी के सभी जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। स्क्वायर से ही इतना कुछ निकल के आया है, स्क्वायर से अंदर में डायगोनल आया, डायगोनल से फिर स्केलर निकला, स्केलर के अंदर में फिर आइडेंटिटी एंड 0। ये यूटी एंड एलटी को मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। एक्चुअली में ये अपर ट्रायंगुलर के लिए आया है और ये लोअर ट्रायंगुलर के लिए, तो इसे मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ी देर में। अब हम टाइप 8वां टाइप देखेंगे मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ कहता है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये एम बाय एम का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। तो ये ध्यान देना है, ए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एम इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन जे। यानी कि जहाँ भी, जैसे कि हमारा एलिमेंट्स को हम कैसे दर्शाते हैं, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे से, आई एंड जे उसका आई रो को बताता है और जे जो है उसके कॉलम को बताता है। तो जहाँ भी रो बड़ा होगा, आई बड़ा मतलब क्या, रो बड़ा, अगर रो बड़ा हुआ कॉलम से तो वो सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर रो बड़ा हुआ तो 0 देंगे, अगर रो बड़ा हुआ कॉलम से तो वो तो 0 होना चाहिए, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में कहा नहीं गया। इट मीन्स वो 0 हो भी सकते हैं, वो 0 नहीं भी हो सकते हैं। मैं आपको पहले इसे डिस्क्राइब कर दूँ अच्छी तरीके से। मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये m बाय m का मैट्रिक्स है, m बाय m का, और ये इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। तो ये हो गया लीडिंग डायगोनल, ये देख लो A11 A22 A33 डॉट डॉट करते ये AMM तक पहुंचा, तो ये हमारा हो गया लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, तो आप ये गौर करोगे कि हमारा लीडिंग डायगोनल में आई जे के बराबर है, मतलब 3 3, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, यानी आई और जेड की जो पोजीशन होनी है वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है जो हमारा लीडिंग डायगोनल वहाँ आई जो होगा वो जे के बराबर होगा। अगर लीडिंग डायगोनल से आप ऊपर जाओ तो आई लेस देन जे होने वाला है, और देख लो यहाँ पे आराम से आपको दिख रहा होगा 1 जो है वो 2 से छोटा है ना, 1 3 से छोटा है ना, इसी तरह 2 3 से छोटा है, तो आई जो है वो जे से छोटे होने वाले, यानी कि यहाँ पे रो की वैल्यू कम होने वाली है एंड कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर लीडिंग डायगोनल से नीचे जाओगे तो यहाँ आई बड़ा हो जाएगा, देख लो यहाँ 2 1, तो आई की वैल्यू 2 हो गई एंड जे की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ आई बड़ा हो जाएगा, जे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं इस परिभाषा से देखूँ तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस यहाँ जो डिफिनीशन में है इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये m बाय m का मैट्रिक्स हो गया।
अपर ट्रायंगुलर कब होगा, जब अगर आई ग्रेटर देन जे हुआ तो वो सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर होने चाहिए। साफ मतलब है लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जो है वो श्योरली जीरो होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ लीडिंग डायगोनल से नीचे वाला, इसमें लीडिंग डायगोनल इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ लीडिंग डायगोनल इंक्लूड नहीं है, बस लीडिंग डायगोनल से नीचे जीरो होना चाहिए। और लीडिंग डायगोनल सहित जो ऊपर का एलिमेंट्स होगा वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये है हमारा लीडिंग डायगोनल और इसके नीचे एक ही एलिमेंट आता है और वो जीरो के बराबर है। इट मीन्स कि 2/2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगेन देख लो, ये है हमारा लीडिंग डायगोनल, उसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो के बराबर हैं। इट मीन्स कि ये 3/3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, अगर ये भी देखो, अब यहाँ पे भी एक जीरो आ गया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अगर आई छोटा हो तो वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आई छोटा हो तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो। लेकिन आई अगर बड़ा हो तो वहाँ पे जीरो होना नेसेसरी है। तो आप इसे याद रखने के लिए ऐसे याद कर लेना, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंबल मान के चलो। अगर ये हो गया लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल से नीचे अगर श्योर जीरो होना ही होना चाहिए तो वो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। सेम इसी में अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं तो उसका परिभाषा देखो, सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई लेस देन जे। तो यहाँ अपर ट्रायंगुलर में आई ग्रेटर देन था, लोअर में आई लेस देन है। इसे यहाँ से समझते हैं, अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले का जीरो होना आवश्यक था और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले का जीरो होना आवश्यक है। याद रखना, दोनों ही केस में लीडिंग डायगोनल जो है वो इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स जब हम अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे थे तो लीडिंग डायगोनल के नीचे जीरो होगा, लीडिंग डायगोनल हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह जब हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो अब की बार लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाला जो होगा वो नेसेसरी है जीरो होना, इसमें लीडिंग डायगोनल इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स लीडिंग डायगोनल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसके ऊपर जो भी अवयव होंगे उनका जीरो होना आवश्यक है। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये है हमारा लीडिंग डायगोनल, इसके ऊपर है जीरो और मतलब एक ही एलिमेंट है और वो जीरो के बराबर है, तो ये 2/2 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और ये है हमारा 3/3 का लीडिंग डायगोनल और इसके ऊपर 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों जीरो के बराबर हैं, तो ये 3/3 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जबकि नीचे में भी एक एलिमेंट जीरो है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं इसे सिंबल मान लूँ तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाला जीरो होगा। तो याद रखना इसको इस तरह से कि अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला जीरो होगा, श्योरली जीरो होना चाहिए टोटली, ठीक है, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड अगर ऊपर वाला जीरो होगा तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखने के लिए ये टेक्निक अपना सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स की। टू मैट्रिसेस A इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन एंड B इक्वल टू बी आई जे एम बाय एन। दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर m बाय एन ही है, यानी कि सेम ऑर्डर है। तो इस बात को खासा ध्यान में रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सेम ऑर्डर है। तो टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड, आर है यहाँ पे, आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या इसी को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू 1 to m एंड जे बिलोंग्स टू 1 to n। यानी आई जो है वो 1 से लेके m के बीच में लाई करता है एंड जे जो है वो 1 से लेके n के बीच में लाई करता है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, ऑर्डर m बाय n है, तो i की वैल्यू 1 से m तक जाएगी एंड j की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। साफ मतलब है प्रत्येक एलिमेंट जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि ये 2/2 का है मैट्रिक्स A, तो A जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का, तो क्या हो जाएगा A11, A12, A21 एंड A22। और ये है मैट्रिक्स B,
ये है मैट्रिक्स बी, ये भी 2×2 का होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। ये जो है बराबर का चिन्ह, ये है इक्वलिटी का चिन्ह, तो मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये जो होगा ये हो जाएगा साइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2×2 का, ये मैट्रिक्स बी ऑर्डर 2×2 का। ये दोनों आपस में बराबर होंगे यदि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हों। यहाँ देखो, आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम या इक्वल। if their corresponding elements are same or equal। तो corresponding elements किसे कहते हैं कि जो पोजीशन के हिसाब से सेम होगा ना। यहाँ पे जैसे यहाँ A11 है तो इस एलिमेंट्स की पोजीशन 1 है। उसी तरह अगर मैट्रिक्स B की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो सेम पोजीशन पे होगा, यानी 1 पोजीशन पे जो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, अगर A का 1 पोजीशन का एलिमेंट एंड B का 1 पोजीशन का एलिमेंट, यानी कहूँ मैं सिंपल भाषा में नोटेशन में, तो A11 एंड B11, अगर ये दोनों आपस में सेम हो जाए, इन्हीं को एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ। उसी तरह से इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो A11 का करस्पॉन्डिंग B11, A12 का करस्पॉन्डिंग B12, A21 का करस्पॉन्डिंग B21 एंड A22 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा B22। ये एलिमेंट्स अगर आपस में सेम हो जाए, यानी A11 बराबर B11, A12 B12, A21 बराबर B21, A22 बराबर B22, अगर ऐसा हो जाए तो ही ये दोनों इक्वल होंगे। या ऐसे कह सकते हो कि अगर A और B बराबर है, इट मीन्स कि ये सभी आपस में बराबर हैं। तो हम लोग इस पे आधारित कुछ सवाल करेंगे। जिस तरह से कि देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि x + y to 1 x - y, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 3 2 1 7 हो तो x बराबर वाट एंड y बराबर वाट। तो ये मैट्रिक्स है आपस में और दोनों सेम ऑर्डर के हैं। ये भी 2×2 का है, ये भी 2×2 का है। इट मीन्स कि हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। सेम ऑर्डर का हो तो इसकी इक्वलिटी जांच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय डिफिनेशन क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे ये देख लो। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में, यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे कब, जब इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो। तो 2 2 के बराबर है और 1 1 के बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन x + y को 3 के बराबर होना चाहिए एंड x - y को 7 के बराबर होना चाहिए। अगर x + y 3 के बराबर होंगे और x - y 7 के बराबर होगा, तभी जाके ये मैट्रिक्स आपस में बराबर हो पाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये, तो इनका बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ से देखो, तो x की इन्हें ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर 10, 7 एंड 3, तो x बराबर 5 हो गया। और 5 वैल्यू किसी में भी रख दो, इसी में रख दो, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। 5 उधर जाएगा माइनस में तो उधर -2 हो जाएगा, तो y -2, ये हो गया इनका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के और भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।